हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एससीईआरटी के लिए पूरा मतलब कि जो एस्टेट हम दे रहे हैं उसके लिए पूरा पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। देखिए जो जो हमारा चैप्टर दिया हुआ है हमारे सिलेबस में हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये 9th का पूरा एससीईआरटी कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद हम किसका कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 10th का पूरा कंप्लीट करेंगे। ये सारा हिस्ट्री को हम देख चुके हैं पहले ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको जियोग्राफी का भी और इकोनॉमिक्स का भी करा देंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। इससे पहला जो क्वेश्चन बनता है लोकतंत्र के बारे में, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल। लोकतंत्र में लोगों के संगठन बनाने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती, ये गलत बात है, गलत इसमें पूछा है। देखो, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी होती है, हमारे देश में भी तो होते हैं ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है, मतलब कि लोकतंत्र के विस्तार में किससे मदद मिलती है। तो देखो, लोगों का संघर्ष जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखो, लोगों का संघर्ष ही जो था ना, हर जगह से जो राजा का शासन था वो सब हटाया इन्होंने। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, इनमें कौन सा कथन सही है। पहला है, प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते, ये गलत बात है। देखो, गलत। ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हो गया, ये भी गलत बात है। फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली थी, सही पूछा है तो इसमें सही है। फ्रांस में जो 1789 की क्रांति हुई थी ना, उसने ही लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली थी। इसमें 3 शब्द बहुत ही ज्यादा मतलब कि फेमस है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मतलब ये पूछेगा किससे संबंधित है, तो फ्रांस की क्रांति से। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके एक वाक्य को पूरा कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, देखो, अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब ही यही है कि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, लिच्छवी, नेपाल, पाकिस्तान, घाना, इसके बारे में दिया हुआ और हमें इसमें मिलान करना है कौन सा सही है। देखो, लिच्छवी जो थी प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला पहला गणराज्य था, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, देखो पहले का 3 होगा, ए का 3। नेपाल क्या था, नेपाल जो था राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी थी। राजा ने क्या किया था, अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी थी। पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है, सैनिक तानाशाही की समाप्ति थी, ठीक है, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। घाना जो है ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन से आज़ादी। तो इसका राइट आंसर आप मिला सकते हो। अब हमारा सेकंड चैप्टर होता है शुरू, लोकतंत्र क्या और क्यों। इनमें कौन, देखो, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। देखो, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार बहुत आवश्यक है। चुनाव निष्पक्ष हो, ये भी आवश्यक। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, भाई न्यायालय भी किसी व्यक्ति का थोड़ी नियंत्रण हो सकता है। तो गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, यानी जहाँ पे जनता शासन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन एकदम गलत है, ये कहाँ पे होता है, इसको याद रखिएगा, चीन में है। राजाशाही हो गया जैसे ब्रिटेन में हो गया। सैनिक शासन व्यवस्था जैसे पाकिस्तान को ले लो भाई, वहाँ पे हमेशा देखो सैनिक ही अपने हाथ में ले लेता, रिकॉर्ड है वहाँ पे, आज तक 5 साल कोई प्रधानमंत्री लगातार नहीं रह पाया है। अगला है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जाता है। मतदान के आधार पर, किसके, मतदान के आधार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं, लोकतंत्र में मैंने आपको पहले बताया जनता शासन करती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सैनिक शासन, देखो सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है, तो ये सेना या फौज के हाथ में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताइए कि भारत में वोट, आपसे नॉर्मल पूछा है, पूरा कहानी पढ़ा के कि वोट देने की एज क्या होती है। तो 18 वर्ष भारत में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है हमारा क्वेश्चन, आपके यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है, उनके सामने देशों के नाम है, जो गलत है आप उनका मिलान करना है। देखो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहाँ पे है, देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है ना वो कहाँ पे है, अपने भारत में। ए का हम पहले क्या कर सकते हैं, पहला वाला ही तो गलत है, ये मान लेते हैं। ए का ऐसे अगर मिलाना हो तो भारत कर सकते हैं। कम्युनिस्ट शासन कहाँ पे है, तो चीन में है, तो ये भी गलत है, देखो सी भी गलत है। उसके बाद सैनिक शासन कहाँ पे है, तो सैनिक शासन जो है ये म्यांमार में। सैनिक शासन कहाँ पे है, ये म्यांमार में है, ये भी याद रखिएगा। और राजशाही शासन कहाँ पे है, तो ये भूटान में। इस तरह से इसको याद रखिएगा, सैनिक शासन म्यांमार वर्मा में, राजशाही शासन भूटान में, लोकतांत्रिक शासन भारत में, कम्युनिस्ट शासन मैंने आपको पहले बताया चीन में। अगला है, यहाँ कुछ पार्टियों के चिन्ह और उनके सामने पार्टियों के नाम दिए, जो गलत है आप हमें ये बताइए कि इनके चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी होगी। पंजा छाप, देखो पंजा छाप हमको पहले ही पता ही है, कांग्रेस की पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस की पार्टी है। कमल छाप, ये कमल किसका है, तो भारतीय जनता पार्टी के, ए भी, ये गलत है। लालटेन छाप, देखो लालटेन छाप किसका है,
लालटेन छाप जो है ना राष्ट्रीय जनता दल का है और तीर छाप जनता दल यूनाइटेड का। देखो अब इनके बारे में हम एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं ताकि भूले नहीं। पंजा छाप कांग्रेस का है, हमें ये तो पता ही है। कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का। लालटेन छाप किसका है? राष्ट्रीय जनता दल का। तीर छाप जनता दल यूनाइटेड का है। अगला है, यहाँ आपके सामने 4 तरह के देशों के बारे में सूचनाएं हैं। आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इनके सामने लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक है। आप पता मतलब इनका पता करिए और लिखिए। देश अ है क, जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से करते हैं। और उसके बाद देश ख है, शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल मतलब कि सेना को है। ऐसा नहीं है यार। देश ग में जहाँ पुरुषों को का महत्व महिलाओं से अधिक है, ये गलत है। देश घ जहाँ वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है, ये भी गलत है। और देश का था जहाँ शासन के लोग अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से करते हैं। देखो अब हम आपको सही बताते हैं, ये वाला तो सही है। हमें जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से करते हैं वो लोकतांत्रिक होता है। क्या होता है? लोकतांत्रिक। ठीक है, पहला क्या होता है? ये कौन सा होगा? का लोकतांत्रिक होगा। उसके बाद शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना में होती है, तो यहाँ पे ये कौन होगा? गैर लोकतांत्रिक का। गैर लोकतांत्रिक का ही तो ये है उदाहरण, ये लोकतांत्रिक का तो है नहीं। जहाँ पुरुषों का है यहाँ पे भी गैर लोकतांत्रिक हो गया। जहाँ वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं हुआ तो ये भी सिर्फ इसमें लोकतांत्रिक का कौन था? पहला वाला, जो जहाँ शासन लोग जो थे अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से करते थे। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, यहाँ पर भी 4 अन्य देशों के बारे में दिया गया है। इन सूचनाओं के आधार पर आपको वर्गीकरण करना है लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक। पहला है, चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़े हो तो ये गैर लोकतांत्रिक हुआ, ये तो कट गया। स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, ये भी गैर लोकतांत्रिक हुआ। ठीक है, अगला है देश धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार, ये भी गैर लोकतांत्रिक। मत देने में बुजुर्गों को रोका गया, ये भी गैर लोकतांत्रिक का उदाहरण है। अगला है, नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य हैं, मतलब कि हर एक में की गई गलती को ठीक से पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करें। देखो इसमें दिया है, लोकतंत्र शासन में सभी लोगों को भागीदारी हो और मतलब हो नहीं सकता क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते, ये गलत है। सभी व्यक्ति समान है। लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो उसे सहज स्वीकार, क्यों भाई स्वीकार करें, ये भी गलत है। जिन देशों में चुनाव होता है वहाँ माना जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। हाँ ये है कि जहाँ पे चुनाव होता है। ठीक है, अगला है, लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होती, सरकार फैसला अपनी इच्छा अनुसार लेता है। ऐसे कैसे ले लेगा? यह कोई आवश्यक नहीं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये गलत है। स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला है, नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए, इनमें से कुछ किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों? लोकतंत्र में सभी लोगों के वोट का मूल्य बराबर होता है, ये सही है। लोकतांत्रिक लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, बिल्कुल। लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करती है, ये गलत बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि गलत ही पूछा था। अगला है, बिहार में एक गांव ऐसा है जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गांव के लोगों ने एक मतलब की बैठक सरकार की ध्यान की ओर दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों? देखो, अदालत में शिक्षा पाने के अधिकार को अनिवार्य मौलिक अधिकार बताते हुए केस दायर किया गया है। बिल्कुल, हमारा शिक्षा पाना तो हमारा अधिकार है। सरकार के खिलाफ जनसभाएं एवं बैठक की, बिल्कुल। अपने गाँव में अधिकारियों को बंधक, देखो गलत यही है ना, अधिकारियों को थोड़ी हम बंधक बनाएंगे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, इनमें किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? एक नेताजी इस बार के चुनाव में जो मुझे वोट देगा उसे धोती, साड़ी और कंबल मुफ्त दिया जाएगा, ये थोड़ी मानते हैं हम लोग। मजदूर से किसान, तुम्हारी पत्नी को काम के बदले आधी मजदूरी मिलेगी क्योंकि वो औरत है, ये भी लोकतांत्रिक नहीं है। अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो ये तो सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे कुछ गलत वाक्य, हर एक में की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करें। देखिए, स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक हो या नहीं हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं अपना दिमाग मतलब कि खुला गया था। ठीक है, ये गलत बात है। देखो, ये सबसे बड़ी बात ये है कि सब नेताओं ने ये बोला था कि जैसे देश आज़ाद होगा, जैसे भारत का एग्जाम्पल लीजिए, तो भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा। अगला है, भारतीय संविधान के सभी सदस्य संविधान में कही गई बात मतलब कि हर एक बात पे सहमत रखते हैं, बिल्कुल। भारत की संविधान सभा में सदस्यों ने संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर विचार रखे हैं। अगला है, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। जो देश एक लोकतांत्रिक देश है उसका संविधान अवश्य होना चाहिए। देखो, उल्टा सीधा दिया है ना, तो उसको सही कर दिया है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए बदलाव नहीं किया जाता। देखो, संविधान में समय और नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। अगला है हमारा, देखो ये हमारा चैप्टर जो था संविधान निर्माण, इसी से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला है लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता, क्योंकि लोकतांत्रिक की बात है ना। बाकी यहाँ पे शासन के प्रमुख अधिकार होते हैं, विधायिका के अधिकार होते हैं, देश का नाम होता है। अगला है संविधान निर्माण में नेताओं और उनकी भूमिकाओं का मेल बैठाएं। मोतीलाल नेहरू ये किसके अध्यक्ष थे? देखो मोतीलाल नेहरू जो थे, इन्होंने क्या किया था, 1928 में भारत का संविधान बनाया था। मतलब जो एक प्रारूप था ना, उद्देश्य प्रस्ताव ना, ये बी आर अम्बेडकर किसके थे? तो प्रारूप कमेटी, मतलब कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी, महिला एक सदस्य। देख लीजिए यहाँ पे, आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। अगला है जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार भाषण के आधार पर निम्न प्रश्नों के मतलब कि जवाब दें। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य मतलब कि सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? तो इन्होंने देखो ये क्यों कहा था। नेहरू ने अपने भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में पूरी तरह से मतलब कि यह अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसको रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता। सही बात है, टाइम लगता है। दूसरा है जो नए भारत के सपने किस तरह से मतलब विश्व से जुड़े हैं। नेहरू हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। अगला है वे संविधान निर्माताओं की से क्या शपथ चाहते थे। नेहरू चाहते थे कि संविधान निर्माताओं और भारत के उसके लोगों की सेवा और मानवता के बड़े उद्देश्यों के प्रति समर्पण की शपथ लें। अगला है हमारे देश में संविधान दिशा को देने वाले कुछ मूल्य अर्थ हैं, मतलब शब्द जो हैं, इनसे मिलाकर आप मतलब एक शब्द बनाइए। संप्रभु के अनुसार क्या होता है? संप्रभु के अनुसार वो होता है फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होता है। गणतंत्र क्या होता है? शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति, शासन प्रमुख का एक चुना हुआ व्यक्ति। बंधुत्व क्या चीज़ होता है? बंधुत्व जो होता है लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना सिखाता है। धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी भी धर्म के मतलब जबरदस्ती किसी से धर्म नहीं मनवा सकता। अगला है भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं? इसका हम डायरेक्ट आंसर से देखते हैं। देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकतंत्र को हमारे राष्ट्र के प्रमुख मूल के रूप में चुना गया था। हम भारतीय परिषद अधिनियम के साथ भारतीयों ने परिषदों में भाग लेना शुरू कर दिया और इसलिए उनके अनुभव ने स्वतंत्र भारत में विधायी संस्थानों का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया। स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण को चुनौती तो दी, लेकिन इससे किसी पर कुछ भी थोपे बिना सर्वसम्मति से कानून बनाकर लोकतंत्र के लिए काम किया। सी है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह और अहिंसा जैसे उपकरणों के साथ रक्तहीन संघर्ष किया गया। यह संघर्ष भारत को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त कराने और भारतीयों की आज़ादी दिलाने के लिए किए गए, जिसके वे हकदार थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप इनसे सहमत हैं और कारण बताइए। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि संविधान के नियमों का अधिकार किसी भी अन्य कानून की तुलना में बहुत अधिक है। अगला है संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था का विविध अर्थों में गठन मतलब कि होता रहता है। देखो, यह जो कथन बात है ना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान यह बताता है कि सरकार के विभिन्न अंगों का गठन कैसे किया जाएगा। अगला है सी, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख संविधान में समस्त रूप में है। देखो, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, यह कथन जो है सत्य है। नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान के स्पष्ट रूप में है। अगला डी है, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उनके मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। गलत बात है, उनके मूल्यों से क्यों नहीं लेना देना है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उससे सहमत है और कारण को बताइए। भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, इसके कारण हिंदुओं को विशेषाधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं, यहाँ पे सबको प्राप्त है। भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का पद वंशानुगत होता है, ये भी गलत है। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, ये सही बात है। कानून के समझ सभी लोग समान है, क्योंकि वास्तव में ऐसी स्थिति है, ये भी सही बात है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है। तो साम्यवादी शासन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब हमारा चौथा चैप्टर है चुनावी राजनीति। चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। देखो, लोग जो थे, चुनाव आपको पता है क्यों होना चाहिए, अपने मनपसंद के उम्मीदवार चुन सकते हैं। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। चुनाव लोगों की आकांक्षाओं की भलीभूति होने का अवसर प्रदान करता है। चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, ये गलत बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं है। भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये गलत बात है, ये थोड़ी ना बताना है। भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, ये सही बात है। भारत में हर 18 वर्ष से अधिक लोगों को मतदान देने का अधिकार है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियों को क्या कहा जाता है, जनादेश को स्वीकार कर लेती है कि हाँ हम हार गए, जब लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेगी, हाँ हम जीते हैं। अगला है, इसमें मेल को ढूंढना है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार लगभग बराबर मतदाता होता है, इसका क्या है, 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी मताधिकार।
पहले का ए का 2 हो गया। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, ऊपर के सभी मताधिकार, अनुसूचित जातियों के लिए जो मतलब सीट जो है आरक्षित की जाती है। ये भी याद रखिए। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के या चुनाव लड़ने की आज़ादी किसको है? ये सभी पार्टियों को जो है या फिर जिनको भी चुनाव लड़ना है उनके लिए है। उसके बाद आता है एक मत एक मोल सीटों का आरक्षण क्या होता है? हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है चुनाव के समय चुनाव आयोग में किन भूमिकाओं से असहमत है? तो कौन सी भूमिका है? चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला, इस अध्याय में प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित राय के पक्ष में दो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। सत्ताधिकारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो, इसके लिए जनता की भागीदारी होनी चाहिए। ये सही बात है। और उसके बाद से अगला है चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। ये गलत बात है। ये सब देखो गलत है, आपको पहचानना है क्या सही है क्या गलत है। अगला है वीरा सिंह एवं सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद हैं। न्यायालय के अंतिम फैसले के नहीं आने से उसके उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के वैध मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। इसको देखते हैं हम इस चैप्टर से। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पारित होता है, अगर उस पर हम क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा गृह मंत्री है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। अगला न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान गलत है? संसद द्वारा पारित कानून के सर्वोच्च न्यायालय को मंजूरी की जरूरत होती है। ये गलत है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। देखो हमें सही देखना है, गलत तुम देख ही लिए हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अगर किसी नागरिक के अधिकार का हनन होता है तो वह अदालत जा सकता है। अगला है निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? तो कौन करता है? संसद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला देखो हमको देखना है, देश के जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए कई नीति बनाई जा रही है। इसका मतलब कौन करता है? इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देखता है। पहले का 4 है। अगला है ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। ये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्य है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। ये कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण का मामला है। पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा, भत्ते बढ़ाए जाएंगे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। अगला है देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। सड़क, सिंचाई और जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्चा करना, ये किसका काम है? ये लोकसभा का काम है, लोकसभा का। स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी सुझाव पर विचार विमर्श करती है। कौन करता है? ये संसद करती है। दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो इस पे निर्णय लेता है सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है भूकंप पीड़ितों को राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है कौन? तो कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर ये सारे थे। अगला है भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में सबसे सही को चुनकर कि अपने पसंद के पक्ष के बारे में बताना है। देखो, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला जो चैप्टर है हमारा 6वां, लोकतांत्रिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला है किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को। अब इसको कानून का अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। अगला है आपातकाल में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार हैं। देखो, आपातकाल में जो मौलिक अधिकार होते हैं नागरिकों, कुछ जो होते हैं समाप्त कर दिए जाते हैं, मतलब स्थगित कर दिए जाते हैं, पूरी तरह से पूरा नहीं किया जाता। कुछ जो मौलिक अधिकार है उसको कभी समाप्त नहीं किया जाता। अगला है इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? कौन सा नहीं है? तो संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की। अगला है भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो ये देता है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अगला है निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? तो यह भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रत्येक के बारे में बताइए कि वह सही है या गलत। देखो, भारत में अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। भारत में अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है अनुच्छेद 32 के तहत, तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत करती है, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत करती है। तो सिर्फ न्यायपालिका नहीं करती है, तो याद रखिएगा पहला वाला, ठीक है। दूसरा जो है, हमें सिर्फ अपने परंपरागत पेशा चुनने का अधिकार है। नहीं, हम अपने जीविका मतलब अपने जीने के लिए कोई भी चीज़ को मतलब चुन सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें परंपरागत पेशा ही करना है। अगला है, हमें सिर्फ उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है जिसमें हमने जन्म लिया है। ऐसा नहीं है, भारत में हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अगला है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देने के अधिकार से। ऐसा नहीं, हमें ऐसा चीज़ नहीं बोलना है कि जिससे अगला वाला हर्ट हो या मतलब उसकी चीज़ों को बुरा लगे। तो ये याद रखना है। इसमें जो सही था सिर्फ पहला वाला सही था, बाकी ये सब नहीं। बाकी मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया है। अब हम देखेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस। इस बुक का नाम याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है। इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, और 9th में जो था उसका नाम था लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1। इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब इससे हम क्वेश्चंस देखते हैं जो बन सकते हैं। पहला है, सामाजिक विभाजनों को संभालने हित के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक बयान पर लागू नहीं होता है। देखो, पहले कौन सा लागू होता है हम उसको देख लेते हैं, और कौन सा नहीं लागू हो अपने आप मिल जाएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है, ये सही बात है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण से ढंग से अपनी शिकायत जाहिर करना संभव है, ये भी सही। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, ये गलत बात है। लोकतंत्र थोड़ी ले जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, हमें गलत का आंसर मिल गया है। अगला है, निम्नलिखित में 3 बयान दिए गए और इसमें हमें बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। देखो, पहला दिया है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। सही बात है, जहाँ पे सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ पे सामाजिक विभाजन होता है। पहला वाला क तो सही है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, यह भी संभव है कि एक व्यक्ति की बहुत सारी पहचान होती है, तो ये सही है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क और ख सही है। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। लोकतंत्र में रंग विरोधी कौन थे? देखो, किंग मार्टिन लूथर भी थे, महात्मा गांधी भी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलिंस भी थे, लेकिन जेडी गुड्डी जो थे ये नहीं थे, जेड गुड्डी ये नहीं थे। बाकी ये सब जो थे ये सब थे रंग भेद के विरोधी। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। देखो, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो देखो आप हमेशा यही टिक लगा दो कि स्त्री पुरुष के बीच में अंतर नहीं। लैंगिक विभाजन जो है ना, ये समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। हम भगवान ने तो बनाया नहीं है, इसको किसने किया है? समाज ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखो, भारत में औरतों के लिए व्यवस्था कहाँ पे है? पंचायती राज व्यवस्था में 38%। अभी देखो, आपको ये भी पता चले लोकसभा और विधानसभा में भी जो होने वाला है 33% का इनको मतलब कि यही, लेकिन ये जनगणना के बाद इस वाले चुनाव में नहीं होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सांप्रदायिकता राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिकता राजनीति किस पर आधारित होता है? देखो, किस पे आधारित? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अगर हम यही दिखाने लगेंगे एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है तो लड़ाई तो होगा ही ये। और दूसरा जो है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें ए और सी जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और सी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल, धर्म के आधार पे हम लोग कभी मतलब ये नहीं कहते हमारा संविधान कि आप जबरदस्ती किसी के साथ भेदभाव करेंगे। यह एक धर्म को राज की धर्म, बिल्कुल यही गलत है। हमें गलत, इसमें सही बोला है लेकिन इसमें गलत ढूंढना है हमें, क्योंकि हम राज की कोई धर्म नहीं होता। कोई भी इंसान कोई भी धर्म मान सकता है, तो भी हमें मिल गया। बाकी हम देखो, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। बिल्कुल, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। इसमें गलत का आंसर गलत हमें मिल गया, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति कौन होता है? उसको हम नारीवादी बोल सकते हैं, ठीक है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला वो कैसा व्यक्ति होगा? सांप्रदायिक व्यक्ति होगा। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या होगा? जातिवाद होगा। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार भेदभाव न करने वाला व्यक्ति क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा। अब यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इसको देखते हैं। संघ राज की विशेषता नहीं है। देखो, संघ राज की विशेषता जो नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था। बाकी लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, सर्वोच्च न्यायपालिका है। अगला है, संघ सरकार का उदाहरण है। देखो, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। बिल्कुल ये सही बात है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा थर्ड चैप्टर शुरू होता है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो किस लिए जाना जाता है, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था, तो किस में हुआ था, 1970 के दशक में। अगला है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को मिला था। आम चुनाव में 1977 में किसको मिला था, जनता पार्टी को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं। देखो आर्थिक शोषण से मुक्ति, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज, कांग्रेस पार्टी का विरोध, इस सबसे नहीं है, ये तीनों गलत है। इसमें सही भी देख लेते हैं, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से है। अगला है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, दलित सेना का गठन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी कौन कौन है, जाति प्रथा का उन्मूलन है, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। अगला है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत, याद रखिएगा महेंद्र सिंह टिकैत जो थे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। अगला है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था ये बिहार में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है, तो याद रखिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये राजस्थान से हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है सूचना के आधार संबंधित कानून कब बना था, तो 2005 में बना था, और कहाँ से शुरू हुआ था, तो राजस्थान से, ये भी याद रखिएगा। अगला है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। देखो बोलबिया में जो जन संघर्ष का मुख्य कारण था ना, वो था पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में इन्होंने क्या कर दिया था, वृद्धि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बोलबिया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल क्या चलाया था, संघर्ष चलाया था। अगला है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। श्रीलंका जो है ना 1948 में आज़ाद हुआ था, 1948 में श्रीलंका जो है आज़ाद हुआ था। अगला है राजनीतिक दल का आशय क्या है, राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से। अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है, तो कौन सा होता है, सत्ता प्राप्त करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी राजनीतिक दलों का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण किसको माना जाता है, संविधान को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, तो राजनीतिक दल कौन सा कार्य नहीं करता, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। देखो लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दलों से जो मेल नहीं खाता वो है देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो कौन से देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में नहीं है, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में है। अगला है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या नहीं आवश्यक है, तो देखो किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है, तो राजनीतिक दलों की जो चुनौती नहीं है, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। देखो अगर आप राजनीतिक दल है, आपको सबको देना है, साथ में महिलाओं को भी देना है और पुरुषों को भी देना है, अगर आप नहीं दोगे तो फिर ये तो चुनौती की ही बात होगी ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो ये लागू होता है सांसदों और विधायकों पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है, तो निम्नलिखित में जो राष्ट्रीय दल नहीं है, पहली बात याद रखिएगा राष्ट्रीय जनता दल है और बहुजन समाज पार्टी ये नहीं है, बाकी लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये है, तो इसका राइट आंसर ए और सी होगा। अगला है जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1999 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब हमारा चौथा चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धि। इसमें पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 15वीं लोकसभा में चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10% थी। 15वीं जो अभी हो रही थी मतलब लोकसभा वाली, अब तो चलने लगी ना, अगला हो रहा है। अगला लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इसको किसने बोला था, तो अब्राहम लिंकन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसको किसने बोला था, अब्राहम लिंकन ने। अगला है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है, तो यह है 90 करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है, तो यह है अलगवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ से तो हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और अगर आपको साथ में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।